यहाँ एक प्रश्न आया है सर, स्वर्ण सिंह कोहस्तानी हैं, ये लोक शैली में ज्यादा कविताएं लिखते हैं, डोगरी की कविताएं लिखते हैं और दूरदराज एरिया के रहने वाले हैं, बसंतगढ़ के। एक प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहूंगा, कविता लिखते हुए कभी कभी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित है कि नहीं? देखिए, भाषा बहुत बड़ी चीज है जी और भाषा से किसी रचना की पहचान भी बनती है। लेकिन जहां आप यह समझ रहे हैं जी कि जो मैं कह रहा हूं जी या कह रही हूं, जी उसके लिए ये शब्द और वो शब्द समझ में आने वाली हो, हम्म, ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो दूसरी भाषा का शब्द हो, लेकिन वो पूरी, यदि आपके भाव को वो पूरेपन में कह दे और वो ऐसी भाषा हो जो आप जिस भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा वाले को भी समझने में दिक्कत नहीं, मतलब आम फाम हो, तो हम्म, भाषा का आदान प्रदान, लेन देन, तो भाषा को भी समृद्ध करता है जी और रचना को भी समृद्ध करता है। जी जी इसलिए शर्त केवल यह होनी चाहिए कि उसका प्रयोग यह दिखाने के लिए नहीं कि हम अन्य भाषाओं को भी जानते हैं, लेकिन जरूरतन उसका प्रयोग यदि हमारी अभिव्यक्ति के लिए, भाव को पहुंचाने के लिए आवश्यक है, तो इसमें लेने देने में कोई हर्ज नहीं है। इससे कोई भी भाषा बढ़ती, संवरती और समृद्ध होती है। हिंदी को ही लीजिए, हिंदी कहे कि मैं जी निखालिस हिंदू हूं, मुझमें अंग्रेजी की कोई भाषा नहीं आएगी, कोई शब्द नहीं आएंगे, उर्दू के कोई जी जी शब्द नहीं आएंगे, मैं इस क्षेत्र का हूं, मैथिली के कोई शब्द उसको आने ही नहीं देंगे। जी यदि हम ऐसा करते चलेंगे तो एक तरह से हिंदी को समृद्ध होने से रोकेंगे। और हिंदी ने जी पचाया है, जी हिंदी ने पचाया है, शब्द पच जाने चाहिए और स्वाभाविक लगने चाहिए, पचने वाले शब्द हों और जी स्वाभाविक लगे, उसका आपके लिखने के क्रम में उसका प्रयोग बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए, जी तो जी कोई हर्ज नहीं है। जी इससे शुक्रिया भाषा सर। भी समृद्ध होती है, भाषा की साझेदारी बढ़ती है जी और पहुंच भी रचना की ज्यादा स्वीकरणीय होती है एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, बनिस्पत जी ऐसी रचना जो बिल्कुल अपनी अपनी ही भाषा में इतनी रूढ़ और क्लिष्ट हो जाए कि जी वह सर्वगम में नहीं हो सके, तो यह एक जी दोष हो जाता है। यहाँ कीर्ति ठाकुर जी एक प्रश्न कर रही हैं। कीर्ति अच्छा, ठाकुर ये आप कि जानते हैं? हाँ जी हाँ, ये बराबर दिखते रही हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ आपने इनकी कविताओं की कई बार तारीफ मुझसे कॉल पे भी की हाँ है। हाँ तो हाँ हाँ ये कह रहे हैं कि मैथिली भाषा की लिपि की वर्तमान हाँ। स्थिति क्या है? अच्छा अच्छा, देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज जो मैथिली जी लिखी जा रही है कीर्ति जी, उसकी लिपि देवनागरी है। ये तो आप जान ले, जितना वो मैथिली की कविताएं आज लिखी जा रही हैं या उपन्यास लिखे जा रहे हैं, जी या समीक्षाएं लिखी जा रही हैं, माने साहित्य का जो भी सृजन हो रहा है और आज जो पठन पाठन भी हो रहा है, हम्म हाँ, तो लिपि तो है उसकी देवनागरी ही। हम्म, लेकिन मैथिली की अपनी, जिसको तिरहुता कहते हैं या मिथिलाक्षर कहते हैं, अच्छा ये बड़ी पुरानी लिपि है और पुराने जमाने में इस लिपि में लिखा जाता था। ये जी लिपि जो आप बंगला पढ़ते हैं ना, बंगला से बहुत मिलती जुलती लिपि है। अच्छा यदि तिरहुताक्षर को या मिथिलाक्षर को, उस लिपि को देखेंगे तो आपको
बिल्कुल समानता, कहीं 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 फर्क भी मालूम पड़ेगा, उससे बहुत मिलती जुलती वो लिपि है। और लोग करीब करीब भूलते जा रहे थे, तो एक इसको बचाने के लिए, इसको, क्योंकि बहुत सारी पुरानी चीजें तिरहुता में लिखी हुई हैं, तिरहुताक्षर में लिखी हुई हैं, मिथिलाक्षर में लिखी हुई हैं, तो यदि कोई नहीं जानेगा तो फिर उसका कैसे क्या होगा। तो इसको समृद्ध करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए काफी जोर शोर से काम किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से भी काम हो रहा है कि इस पुरानी लिपि को, वैसे ही इधर की एक लिपि कैथी लिपि है, कैथी लिपि है जो बिहार में चलती रही। अब पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, हाँ, जी। तो फारसी में जब लिखी जाती थी उर्दू, वो गोतब की बात छोड़ो, तो बाद में जितनी, उसके बाद की जितनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, खास करके जमीन से जुड़े हुए जितने डॉक्यूमेंट्स देखोगे, वो लिपि है कैथी लिपि। तो ये लिपि भी धीरे धीरे, कैथी लिपि का मतलब कायस्थों की लिपि, जो एक मैं जाति में नहीं विश्वास करता, लेकिन मैं कायस्थ हूँ। तो चूंकि रजवाड़े का काम या कोर्ट में काम करते थे, तो वो लोग इसी लिपि में लिखा करते थे और सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें थे, तो इसको कैथी लिपि कहने लगे। तो इन दोनों लिपियों को, इसको जिंदा करने के लिए काफी काम हो रहा है सरकार की तरफ से भी, और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है जी। ये। और लेकिन अभी जो साहित्य की रचना हो रही है, पठन पाठन हो रहा है मैथिली में, उसकी लिपि मैथिली है, देवनागरी। देवनागरी, हाँ, अभी देवनागरी में जी। डोगरी का भी हाँ, यही है कि अभी देवनागरी है। हाँ, आगे हाँ, हाँ। आगे फिर पंकज सारस्वत जी का प्रश्न है, क्या आप आज के साहित्य में दिशाहीनता महसूस करते हैं? दिशाहीनता से मैं ज्यादा ये कहूंगा कि उससे ज्यादा चिंता की बात है कि लोग दिशा बता रहे हैं, और उसकी रोशनी में अगर साहित्य की रचना हो रही है, और बताने वाले की दिशा जैसी तैसी है, तो चिंता की बात ये ज्यादा है। मैं अपने दिमाग को, दिल को भी किसी के पास गिरवी रखकर, और किसी के हाथ में जाकर बिना सोचे समझे अपने से कुछ गलत कर जाऊं, जो कि अक्सर खतरा है, जो लॉन्ग रन में जाकर के समाज को भुगतना पड़ता है। जी, तो इससे तो बचना चाहिए। बिल्कुल। और हम क्षणिक परिणाम देख रहे होते हैं, और सिर्फ एक हवा सी जो चल रही होती है, तो देखा जाता है कि बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग भी उस हवा के बहाव में बह रहे होते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा, जो मैंने प्रसंग तुमसे कहा कि मैंने जब विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, तो मुझे बहुत चाहने वालों ने कि आप समय के विपरीत कर रहे हैं सर। मैं कहा नहीं, विपरीत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विपरीत नहीं हो पा रहा हूं। वाह वाह। कीर्ति ठाकुर कह रही हैं, जी आपने सच कहा, आधा गांव जैसी रचनाओं को नकारना सच को नकारने जैसा होगा। कीर्ति ठाकुर भी साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ती हैं, बहुत अच्छा इनका साहित्य को लेकर अध्ययन है। सर्वेश्वर सडोत्रा जी कह रहे हैं, सम्मान पाने के लिए लिखने वाला दिशाहीन हो जाएगा। और सर, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरी मित्र मंडली के सभी लेखक इस चीज से फिलहाल, मैं फिलहाल इसलिए कहता हूं कि संभावनाएं तो हर तरफ है, लेकिन फिलहाल बचे हुए हैं, पुरस्कारों की दौड़ में नहीं है। हालांकि साहित्य अकादमी से युवा पुरस्कार डोगरी का जो मिलता है, उसके लिए कोई किताब भी उपलब्ध नहीं होती, और 35 साल से कम आयु के कई साहित्यकार मंडली में हैं। अगर उन्हें इस बात की डिस्कशन उनके साथ की जाए कि अगर आप किताब छपवाएं तो आपको पुरस्कार मिल सकता है, वो तुरंत इसे नकार देते हैं और कहते हैं नहीं, तो किताब तभी छपवाएंगे जब छपने के काबिल होगी, पुरस्कार के लिए नहीं छपवाएंगे। तो वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संदीप खजूरिया जी हैं, साहित्य के साथ भी जुड़े रहते हैं और टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, राजनीति को लेकर भी, अन्य सामाजिक विषयों को लेकर भी। ये कह रहे हैं कि सर, प्रथम आपके मुख से इन बहुमूल्य वचनों को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए हैं।
कृपया आज के इस कठिन समय में कुछ प्रेरणा स्वरूप 2 शब्द सुनाइए और अपने बचपन का कोई रोचक किस्सा साझा कीजिए। जज्बे को बनाए रखने के लिए चाहिए होता है एक ख्वाब, जरूरी सपना। हुँ, मैं स्वप्न जीवी होने को नहीं कहता, लेकिन स्वप्न को जीवन देने का और जीवन गढ़ने रचने का एक जरिया बनाने के लिए कहता हूँ। जी। मुट्ठियों में थाम लो पतझड़ को, स्वेद से सींचो उसे मधुमास कर लो।